विनोद जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझना हो तो हम बरसों से आपका रुख करते हैं, ये चरण विशेषकर, और हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इतिहास का उदाहरण देते हुए बताएं कि उत्तर प्रदेश में ट्रेंड क्या रहा है और इस चरण में आपका आकलन सर क्या रहा। देखिए, उत्तर प्रदेश चुनाव के जो सारे चरण हैं, हर चरण में भारतीय जनता पार्टी की अगर पिछली हम पहली देखें 2017 के चुनाव की, तो हर चरण में एक खाली दूसरा चरण छोड़ करके जिसमें उसकी 37 से 38 सीटें थी, हर चरण में 50 के आसपास सीटें, 49, 50, 51 सीटें उसकी पिछली चुनाव में थी। तो जाहिर है जिसके पास होता है उसी के पास अपना बचाने का या गंवाने का, बचाने का की चुनौती और गंवाने का जोखिम ज्यादा होता है। जी। तो ये इस चरण पर भी ये बात लागू होती है। और ये चरण जो है अब उत्तर प्रदेश का चुनाव पूर्वांचल में पहुंच चुका है, क्योंकि जो पिछला चौथा चरण था वो लखनऊ और आसपास के बाद अब जो चुनाव इलाहाबाद और ये सारा जो बेल्ट है, पट्टी है जहां चुनाव आज हो रहा है, अयोध्या, ये सब जो है ये पूर्वांचल का इलाका अब शुरू हो चुका है। तो कुल मिलाकर के पूर्वांचल का अगर इतिहास हम देखें, राजनीतिक इतिहास, तो भारतीय जनता पार्टी वहां अपेक्षाकृत तुलनात्मक रूप से 2017 को अगर छोड़ दें तो वो सपा और बसपा के मुकाबले उतनी मजबूत नहीं थी जितनी कि पश्चिम में और मध्य उत्तर प्रदेश में रहती रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश से उसको जो बढ़त मिलती थी उससे वो आगे बढ़ करके और यहाँ अपनी स्थिति संभालती थी। लेकिन इसीलिए पूर्वांचल में ज्यादातर मुकाबला जो हम लोग 1993 का चुनाव हो, 96 का हो और पहले के जो चुनाव हो या बाद के, उसमें सपा बसपा के बीच मुकाबला देखती थी, क्योंकि ये इलाका ऐसा है, यहाँ पिछड़े मतदाताओं का एक बड़ा समूह है। जातीय हिसाब से यहाँ गैर यादव, पिछड़े और यादव ये बड़ी संख्या में तमाम सीटों को प्रभावित करते हैं। और उसमें राजभर है, उसमें सैनी है, कुशवाहा है, शाक्य है और नुनिया चौहान है और पिछड़ी जातियां हैं और दलित तो खैर पूरे प्रदेश में सब जगह है। तो इसलिए जो सामाजिक न्याय की पार्टियां थी उनका यहाँ पर ज्यादा वर्चस्व रहता रहा। लेकिन पिछले चुनाव में सारे पुरानी सीमाएं, सारी मान्यताएं टूट गई और भारतीय जनता पार्टी ने एक जबरदस्त तरीके से हर क्षेत्र में बढ़त हासिल की थी। इसलिए चुनौती उसके सामने जरूर है। मैं बार बार जब इस बात को कहता हूं कि चुनौती है, तो चुनौती का मतलब यह है कि चूंकि जो पिछला समीकरण जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, जिसमें उसके साथ सवर्णों का एक मुश्त समर्थन और साथ में जो गैर यादव पिछड़े थे उनका एक मुश्त समर्थन उसको मिला था और गैर जाटों दलितों का समर्थन मिला था, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जो वोट प्रतिशत उत्तर प्रदेश में था वो लगभग 40% के आसपास पहुंच गया था। यानी 2012 में तो 16 या 17% था, वो 2017 में 39 पॉइंट समथिंग, यानी लगभग 40% पहुंच गया था। तो ये चुनौती है, उन वर्गों को अपने साथ जोड़े रखने की बड़ी चुनौती भाजपा के सामने इस बार आई है। और खास करके जो तमाम नेता उसके दायरे से बाहर गए हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, दारा सिंह चौहान हो। अच्छा, अक्सर कहा जाता है कि नेताओं को जाने से क्या जनता उनके साथ जाती है, क्या मतदाता जाते हैं? तो मेरा मानना है कि कई बार नेताओं के साथ मतदाता जाते हैं और कई बार मतदाताओं के साथ यानी जनता के साथ नेता जाते हैं। इसीलिए 2017 में जब जिन नेताओं का मूवमेंट भारतीय जनता पार्टी की तरफ था, इस बार 2022 में उनमें से अनेक नेताओं का जो मूवमेंट हुआ वो समाजवादी पार्टी की तरफ से हुआ, चाहे वो कांग्रेस से निकल के गए हो तो सपा में गए, बीजेपी से निकल के गए तो सपा में गए, बीएसपी से निकल के तो सपा में गए। तो इन सब सारी, एक तो ये जाति समीकरण की स्थिति हुई, दूसरी स्थिति ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुद्दे जो कॉइन किए, उसका एक मुद्दा जो हिंदुत्व के ध्रुवीकरण का था वो उतना नहीं चला जितना 2017 में चला था। क्योंकि तमाम सारी कोशिश, तमाम सारे बयान नेताओं के आए, लेकिन उनका जमीन पर बहुत ज्यादा असर नहीं दिखा। मैं ये नहीं कहता हूं कि एकदम ही बेअसर हो गया होगा, लेकिन 2017 की तुलना में वो उतना असर उसका नहीं दिखा। और दूसरी तरफ महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, एक बड़ा मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माना जा सकता है वो राशन का, मुफ्त राशन का मुद्दा। लेकिन उसकी काट के लिए अखिलेश यादव ने पेंशन का मुद्दा दे दिया, ओल्ड पेंशन का मुद्दा जो सरकारी कर्मचारियों को लुभाता है, 5 साल राशन जारी रखने का मुद्दा दे दिया, जो एक उम्मीद जगाता है उन सारे वर्गों में जो मुफ्त राशन पा रहे हैं। तो इस बार दिलचस्प ये है कि जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने उठाए उसका जवाब अखिलेश यादव ने बड़े सलीके से दिया है। एक कानून व्यवस्था की चर्चा हम लोग सुबह से कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, और हर चुनाव के हर चरण में चर्चा हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपना एक कोर मुद्दा बनाया है और उसका एक असर भी देखने में मिलता है। ज्यादातर लोगों से बात करिए तो कानून व्यवस्था की बात करते हैं तुलनात्मक रूप से, वो अलग बात है। एनसीआरबी के आंकड़े जो है वो थोड़ा सा इस पर कुछ अलग बोलते हैं।
उसकी काट के लिए भी अखिलेश यादव ने बड़ा दिलचस्प तरीका निकाला। अब कितना असर करेगा ये नतीजे बताएंगे। उन्होंने हर चुनावी सभा में कहा कि जो लोग कानून तोड़ने में विश्वास रखते हैं, जो कानून तोड़ना चाहते हैं, वो मेरी पार्टी को, समाजवादी पार्टी को वोट न दे। ये पहली बार इस तरह का कोई नेता कुछ लोगों से वोट न देने की अपील कर रहा है खुलेआम। यानी मंच से कहा उन्होंने कि जो कानून तोड़ने में विश्वास रखते हैं वो समाजवादी पार्टी को वोट न दे। अब इसका कितना असर होगा लोगों के बीच में ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन एक उन्होंने इसकी जरूर निकाली।